नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सेल वाले इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। उन एग्जाम्पल को आप ध्यान से क्लियर करना और ज़्यादा उन पे प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इन एग्जाम्पल से। हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल क्या होता है? वह युक्ति होती है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, या रासायनिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि सर्किट में स्थायी धारा बनाए रखने वाली युक्ति सेल कहलाती है। सेल के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की थी। ये सेल का संकेत होता है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड को बताती है। और 2-3 सेल आपस में जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है बैटरी। ठीक है, ये बैटरी बन जाती है। और सेल वैसे 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वो होंगे जिनको एक बार काम में लो, उस ख़त्म होने के बाद में उनको आपको फेंकना पड़ता है। और द्वितीयक वो होते हैं जो दोबारा तैयार किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाएंगे। ठीक है, ये तो सेलों के प्रकार हो गए। और वैसे सेल 2 प्रकार वैसे भी कह सकते हैं। कुछ सेल आर्द्र होते हैं, कुछ शुष्क होते हैं। यानी कुछ तो सूखे सेल होते हैं और कुछ गीले सेल होते हैं जिनमें विलेन होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये सेलों के बारे में बात थी। अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। ये चीज़ क्या होती है? देखो, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले मैं विद्युत वाहक बल की चर्चा करता हूँ। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। और एक तरफ मैं चर्चा करूँगा टर्मिनल वोल्टता की, उसके बाद हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, थोड़ा सा इस पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करना। आसान सा टॉपिक है और परीक्षा में भी कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब सेल खुले परिपथ में हो, देखो परिपथ धारा प्रवाह के लिए हमें सर्किट बनाना पड़ता है। सर्किट होता है ना, वही तो, उसे तो हम परिपथ कहते हैं, क्योंकि धारा हमेशा क्लोज सर्किट में प्रवाहित होती है, बंद परिपथ में। और अगर कहीं से तार को बीच में से काट दें तो धारा, आपको पता है कि आगे नहीं जा पाती। तो तार कहीं से खुला होता है ना, तो वो खुला परिपथ कहलाता है। तो आपने सेल वगैरह जोड़ रखा है लेकिन तार आपने जोड़ा ही नहीं, बीच में से खुला हुआ है सर्किट। ठीक है, खुले परिपथ में इसका दूसरा मीनिंग आप ये भी कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हो? यानी सेल से धारा नहीं ली जाती। तो ठीक है, ये कह दो या फिर ये कह दो, एक ही बात है। खुले परिपथ में हो या फिर सेल से धारा नहीं ली जाती, तो इस दौरान जो सेल के सिरों के मध्य, तो सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है, ठीक है, वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये परिभाषा हो गई इसकी बच्चों। बहुत बार आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। और इसे
ई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाओगे? ई से। ये लो, ये विद्युत वाहक बल की बात हो गई। यानी सेल जब बिल्कुल खुला हो, हमने सेल को यूज में ही नहीं लिया, एकदम बिल्कुल पैक सेल है, ठीक है, सेल से धारा नहीं ले रहे हम, ठीक है, खुले परिपथ में मतलब सेल जोड़ा ही नहीं है अभी तक, सर्किट से खुला हुआ है, ठीक है, धारा ले ही नहीं रहे उससे, तो जो उसकी वोल्टेज होती है उसके टर्मिनल्स के बीच में, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। टर्मिनल वोल्टा में क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। जब सेल यहां लिख देता हूं बंद परिपथ में हो, देखो सर्किट क्लोज कर दिया मैंने, है ना, और जैसे ही सर्किट क्लोज करेंगे करंट सप्लाई शुरू हो जाएगी, या ऐसा कह दो सेल से धारा ली जाती है, यानी सेल ने करंट देना शुरू कर दिया, तो ली जाती है, तो इसके सिरों के मध्य, यानी सेल के, ठीक है, सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है वो टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है, ठीक है, और इसे V से दर्शाते हैं, कैपिटल V लिखना है। ये लो, ये टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल में अंतर हो गया। समझ में आ रही बात मेरी? समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सेल जब खुला है तो कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा, उस दौरान पैक सेल है, एकदम बिल्कुल पैक, हमने यूज में ही नहीं लिया, तो जो वोल्टेज है वो विद्युत वाहक बल है। लेकिन जब सेल को हमने काम में लेना शुरू कर दिया तो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो टर्मिनल वोल्टा है। अब आप क्या देखोगे कि यहां कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि सर ये सेल बिल्कुल पैक था, तो विद्युत वाहक बल इसका E था, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि E का मान V से ज्यादा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब सेल को हमने जोड़ा ही नहीं था तो विद्युत वाहक बल, वोल्टेज विद्युत वाहक बल थी, विद्युत वाहक बल कहलाती है। और जब जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो वोल्टेज थी उसको हमने टर्मिनल वोल्टा V नाम दिया, और फिर चलो नाम तो कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अंतर कैसे आया, ये वोल्टेज डाउन कैसे हो गई अचानक? जोड़ने से पहले तो E थी, और जैसे इससे धारा ली तो ये V बन गया, और आप कह रहे हो कि V का मान कम है E से। सोचने वाली बात है ना ये? समझ में आ रही बात मेरी? समझ में आ रही क्या बात? ये टॉपिक समझने की कोशिश करना। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊं आपको। जैसे मानो ये हम जब सेल बनाते हैं तो इस प्रकार समझना, ये चीज ऐसा क्यों होता है। ये जैसे पात्र है और इस पात्र में मैंने भरा है विद्युत अपघट्य। सेल बनाने के लिए, सेल का निर्माण करते हैं, तब हम इस पात्र में क्या भरते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या होता है विद्युत अपघट्य? जो जिसमें विद्युत अपघट्य होते हैं जिसमें आयनों में टूट जाता है, जैसे H2SO4 है, ठीक है, आयनों में टूट जाता है, ये सेल का निर्माण करते हैं। और सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ना इस प्रकार, टर्मिनल्स, ठीक है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कहते हैं एनोड,
और जो नेगेटिव होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। ये सेल है। बात आई समझ में? अब देखो क्या होता है कि आपने इस सेल से करंट लेने के लिए इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक प्लस माइनस है, यहां पर कोई लोड प्रतिरोध जोड़ दिया। ये लो, ठीक है। लोड प्रतिरोध मतलब जैसे कोई उपकरण जोड़ दिया आपने, जैसे सपोज आपने कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है। आर मतलब जो मतलब करंट जिसमें से प्रवाहित करेंगे तो जिस पर वोल्टेज उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? जिसमें धारा प्रवाहित करने पर वोल्टेज उत्पन्न होती है, लोड होगा। तो आप क्या देखोगे कि सर्किट में धारा सप्लाई शुरू होती है प्लस से माइनस की ओर। जब धारा शुरू होगी, मैंने कह दिया आई धारा यहां से चलना शुरू हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसी डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे ये सेल का संकेत होता है प्लस माइनस, और यहां मैंने ये प्रतिरोध जोड़ दिया आर। धारा कितनी बहना शुरू हो गई? आई, ठीक है। अब देखो इनमें अंतर समझने की कोशिश करना। सपोज करो मैंने जब सेल का निर्माण किया तो मैंने आपसे ये अपेक्षा की कि मैं जो सेल बना रहा हूं वो सेल 10 वोल्ट का होगा, यानी हम इस सेल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं। जो वोल्टेज हम इससे प्राप्त कर सकते हैं उसका मान 10 वोल्ट है जब हम सेल बना रहे थे, ठीक है। हमने सेल तैयार कर लिया। सेल तैयार करने के बाद में हमने यहाँ एक लोड प्रतिरोध जोड़ा, एक प्रतिरोध जोड़ दिया, कोई बल्ब लगा दिया। प्रतिरोध की जगह कोई बल्ब, मतलब कोई प्रतिरोध जिससे हमें मतलब जो वोल्टेज है वो उसका पता चल जाए कि कितनी वोल्टेज हमें प्राप्त हो रही है आउटपुट में। इसका पता लगाने के लिए मैंने यहाँ एक बल्ब या कोई प्रतिरोध जोड़ दिया। जैसे ही प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हुई तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न होगी, क्योंकि ये इसका मान आर है, आई धारा जा रही है, तो वोल्टेज कितनी आएगी? V बराबर आई आर। नहीं समझे क्या बात मेरी? वोल्टेज कितनी आएगी? V बराबर आई आर। अब आप क्या देखोगे कि हमने सेल बनाया 10 वोल्ट का, तो इसका मतलब हमने जो अपेक्षा की थी वो उतनी वोल्टेज हमें यहाँ प्राप्त होनी चाहिए। और उसको मापने के लिए क्या करोगे? इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टमीटर जोड़ के देख लो। नहीं समझे क्या बात मेरी? वोल्टमीटर जोड़ो आप यहाँ पर, इसके और इसके बीच में। वोल्टमीटर इसके वोल्टेज माप कर बता देगा कितनी वोल्टेज है। आप क्या देखोगे कि जैसे ही हमने 10 वोल्ट का सेल बनाया, ठीक है, बनाया किस सोच से कि हमारा सेल कितनी वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का सेल बनाया है, ये 10 वोल्ट का सेल था। लेकिन जब इसको मैंने यूज में लिया, जैसे यहाँ या एक ही चीज़ है जो आप देखना चाहो, जैसे यूज में लिया तो बच्चों मेरे को इस प्रतिरोध पर 10 वोल्ट मिलने की बजाय मेरे को वोल्टेज मिलती है 8 वोल्ट। समझ में आ रही है बात मेरी? समझ में आ रही है बात? मैंने सेल तैयार किया कितनी वोल्ट का? 10 वोल्ट। जब उससे कोई करंट नहीं ले रहे थे तब वो 10 वोल्ट का सेल था। लेकिन जैसे ही उससे सेल से करंट सप्लाई शुरू की तो 10 वोल्ट मिलने की बजाय मुझे वोल्टेज मिली है खाली 8। अब समस्या ये आ गई कि ये अंतर कहां आया? ठीक है, ये 10 वोल्ट की बजाय 8 वोल्ट आया है रिजल्ट, तो 2 वोल्ट कहां गई?
समझ में आ रही बात मेरी? 2 वोल्ट कहाँ गायब हो गई? तो देखिए, जब सेल खुला था तो आपने कितनी वोल्टेज का बनाया? 10 वोल्ट का। इसे तो कहते हैं विद्युत वाहक बल। और जब सेल को हमने जोड़ दिया, इससे धारा बहना शुरू हो गई, हमें जो वोल्टेज प्राप्त हुई वो 10 की बजाय कितनी प्राप्त हुई? 8 वोल्ट। इसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टता। यानी ये तो E का मान है और ये V का मान है, ये ठीक है। यहाँ पर 8 वोल्ट का आ रहा है अपने को, एक ही बात है, ये तो डायग्राम एक ही बना रहा हूँ। बनाया कितनी वोल्ट का था मैंने? 10 वोल्ट का। यानी विद्युत वाहक बल जोड़ने से पहले कितना था? 10 वोल्ट। जोड़ने के बाद में रिजल्ट कितना आया? 8 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, समझ में आया? अब प्रश्न ये बनता है कि 2 वोल्ट आखिर कहां गई? ठीक है, तो दोस्तों ये जो विद्युत अपघट्टे है, ये विद्युत अपघट्टे ये भी जब सेल से धारा लेते हैं तो ये विद्युत अपघट्टे जो है ना, ये विद्युत अपघट्टे ये भी आयनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी इस विद्युत अपघट्टे का, ये जो हमने यहां पर विलयन मिला रखा है, ये विद्युत अपघट्टे भी आयनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। ये विद्युत अपघट्टे, यानी विद्युत अपघट्टे का भी प्रतिरोध होता है। और इस प्रतिरोध को स्मॉल r से दर्शाते हैं। ये प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध। इस सेल के अंदर। और प्रतिरोध कब काम करता है? जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर वोल्टेज प्राप्त होती है अपने को। जब सेल से धारा नहीं लोगे, ठीक है, तो यहां कोई भी वोल्टेज है वो मतलब यहां पर खत्म नहीं होगी। 10 वोल्ट का सेल है तो 10 वोल्ट का ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने इससे धारा लेनी शुरू की तो 8 वोल्ट तो ये खा गया, और 2 वोल्ट जो है ये विद्युत अपघट्टे जिसका खुद का प्रतिरोध होता है, वो 2 वोल्ट जैसे इसमें धारा, क्योंकि सेल के अंदर भी ये जो विद्युत अपघट्टे इसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसकी दिशा कैथोड से एनोड की ओर होती है। एक करंट बहता है ना इसमें, आयनों की गति के कारण एक करंट अंदर सप्लाई होती है माइनस से प्लस की ओर, और बाहर कैसे बहती है? प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार। तो इसका एक प्रतिरोध है, अंदर प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r। धारा बह रही है ना, यही धारा है आई धारा ही बह रही है। और ये स्मॉल r कब काम करता है? जब धारा बहती है, क्योंकि धारा बहती है तो ये बाहर वाला प्रतिरोध काम करता है। प्रतिरोध वोल्टेज, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कब प्राप्त होती है? जब उसमें धारा बहती है, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। V कब आएगा? जब R को I से गुणा करोगे। अरे हर एक पॉइंट का मतलब है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? V कब आएगा? जब I और R का गुणा होगा। तो अंदर प्रतिरोध है R, जब धारा ही नहीं बहेगी तो अंदर वाला प्रतिरोध काम करेगा क्या? वोल्टेज लेगा क्या? नहीं देगा। इसलिए जब सेल खुला होता है तो वोल्टेज 10 की 10 रहती है। लेकिन जब सेल से धारा लेनी शुरू कर दी, सेल से धारा प्रवाहित होने लग गई, तो अंदर वाला ये प्रतिरोध भी कुछ वोल्टेज खाएगा। धारा आई है, कितनी वोल्टेज खाएगा? आई आर, ये वोल्टेज खाएगा, और इस वोल्टेज का मान होगा 2 वोल्ट। समझ में आ रही क्या बात मेरी?
आंतरिक प्रतिरोध है अपघट्टे का स्मॉल आर, धारा कितनी बह रही है आई, वोल्टेज कितनी हो गई यहाँ पर डाउन आई स्मॉल आर गुणा में, और इस वोल्टेज का मान कितना होगा 2 वोल्ट। इसी वजह से 10 वोल्ट का सेल आउटपुट में 8 वोल्ट देता है, क्योंकि 2 वोल्ट इस सेल के अंदर ही खत्म हो जाती है। यह होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो क्या परिभाषा बनाऊं आंतरिक प्रतिरोध की, ध्यान रखना, जब सेल से धारा ली जाती है, ध्यान रखना, जब सेल से धारा सप्लाई होना जरूरी है, ली जाती है, तो सेल या तो विद्युत अपघट्टे द्वारा आयनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा सेल का आंतरिक प्रतिरोध से स्मॉल आर कहते हैं ना, कहलाती है। बताओ ये चीज समझ में आई क्या आपको? सेल कितनी वोल्टेज का बनाया 10 वोल्ट का, आउटपुट में कितनी प्राप्त हुई में 8 वोल्ट, 2 वोल्ट कहाँ गई, आंतरिक प्रतिरोध खा गया। समझ में आ रही बात मेरी? तो ये तो 10 वोल्ट तो है विद्युत वाहक बल, आउटपुट में जो मिला उसे कहेंगे टर्मिनल वोल्टता, और जो आंतरिक प्रतिरोध खा गया, ठीक है, वो सेल के अंदर के प्रतिरोध की वजह से जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाती है। बात समझ में आ रही है मेरे? तो मैं आपसे पूछूं, इस इक्वेशन को देख के बताना, तो आप ये कहोगे कि सर जो विद्युत वाहक बल है वो 2 टुकड़ों में बंट गया। कितने कितने? ये था विद्युत वाहक बल इसका ई 10 वोल्ट का, इसमें से 8 वोल्ट कौन ले गया, ये कैपिटल आर, और कैपिटल आर जो वोल्टेज ले गया ना, कैपिटल आर जो वोल्टेज ले गया उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्ट था, यानी वी, प्लस कुछ वोल्टेज ये ले गया आंतरिक प्रतिरोध, कितनी आई स्मॉल आर। बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप आंतरिक प्रतिरोध का ये सूत्र याद भी रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना चाहो तो ये आएगा ई माइनस वी अपॉन आई। आई क्या है, धारा, और अगर ओम के नियम से लिखें तो V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर आ जाएगा V अपॉन आर, तो ये स्मॉल आर ये बन जाएगा E माइनस वी अपॉन वी गुणा आर। यह है आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। समझ में आ रही बात मेरी? किसका फॉर्मूला होगा ये? आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। अब देखो, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में अंतर समझ में आ गया होगा आपको, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है समझ में आ गया। अगर आदर्श कोई सेल है, अच्छी क्वालिटी का सेल है, तो उस सेल द्वारा ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये बहुत ही कम खर्च होता है। देखो ये हमारे लिए नुकसान ही है, क्योंकि ये 2 वोल्ट जो है ना, ये हमारे किसी काम के नहीं आई। 10 वोल्ट का सेल था, आउटपुट में तो हमें मिला कितना, 8 वोल्ट मिला, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, तो 2 वोल्ट का तो नुकसान ही हो गया ना, ठीक है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध नुकसान ही करता है वोल्टेज में। तो जो जितना अच्छा सेल होगा, जितना बढ़िया सेल होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होगा, ठीक है।
और जितना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा ना, ये प्रतिरोध जितना कम होगा, आउटपुट में वोल्टेज भी उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि ये इनका जोड़ ही तो है ये। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा तो वो वोल्टेज उतनी कम खाएगा, और जितनी कम वोल्टेज खाएगा हमें आउटपुट में उतना ही अधिक रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आदर्श जो सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध हम शून्य मानते हैं। और किसी भी सेल का जब भी आंतरिक प्रतिरोध दर्शाना होता है ना, तो कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं। सेल के पास में, ये सेल का चिन्ह हो गया, और इस प्रकार स्मॉल r, इसके नज़दीक ऐसे लिख देते हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध का हो गया। इसका मतलब ये E विद्युत वाहक बल का कोई सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। समझ में आ गई बात मेरी? तो दोस्तों, ये टॉपिक आप लोग क्लियर करना इसको अच्छी तरीके से। बहुत ही सरल पॉइंट है, लेकिन बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है ये। विद्युत वाहक बल क्या होता है, मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है वो भी मैंने समझाने की कोशिश की है, और ये भी बता दिया कि विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा क्यों होता है, टर्मिनल वोल्टता कम क्यों जाती है, उसके पीछे कारण होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और वो आंतरिक प्रतिरोध किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न होता है। और इसका पता कब चलता है, जब हम सेल से धारा लेते हैं। जब सेल से धारा लेते हैं तो सेल के अंदर भी एक धारा क्रिएट होती है, और वो धारा सेल की कुछ वोल्टेज को खा जाती है। ठीक है, और क्योंकि अंदर का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, धारा बहने से IR वोल्टेज डाउन चली जाती है, तो आउटपुट में जो वोल्टेज हमें प्राप्त होनी चाहिए थी वो वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं हो पाती, उससे कुछ कम भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और ये मैंने एक इक्वेशन बना दी कि विद्युत वाहक बल जो था, यानी 10 वोल्ट थी, वो 2 टुकड़ों में बंट जाती है। 8 वोल्ट यानी V टर्मिनल वोल्टता जिसे हम कहते हैं, वो तो हमें आउटपुट पे प्राप्त हो जाती है, और ये IR आंतरिक प्रतिरोध वाला ये सेल के अंदर लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकाल सकते हैं। और किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के पास में इस प्रकार स्मॉल r का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। और ध्यान रखना, आदर्श जो भी सेल होगा, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध लगभग शून्य माना जाता है। ठीक है, आदर्श सेल का, आदर्श सेल होना चाहिए, यानी जितना अच्छा सेल होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा आउटपुट में वोल्टेज भी अपने को उतनी ही अच्छी प्राप्त होगी। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सेलों का संयोजन पढ़ेंगे, और सेलों को जोड़कर हम बैटरी का निर्माण करेंगे। लेकिन जोड़ने के वही 2 तरीके, या तो श्रेणी क्रम और या समांतर क्रम। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन परीक्षा में बहुत बार इस पर क्वेश्चन आते हैं। नोट्स बनाना, वीडियो जितना जब तक संभव नहीं आए, समझ में नहीं आता है, तब तक आप लोग वीडियो पूरा देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।